हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में आयरन मैन 1 मूवी की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी की एक्सप्लेनेशन की थी। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो हमारे चैनल में जाके देख सकते हो या फॉर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हो। सो दोस्तों, जिस टाइम पर सुपरमैन, बैटमैन या स्पाइडरमैन जैसे सुपर हीरो और उनकी सुपरहिट मूवीज का क्रेज था, उस दौर में एक ऐसे हीरो भी थे जिसे न कोई ठीक से जानता था और ना ही उनकी मूवीज ज्यादा हिट होती थी। और वही आज का टाइम है जहां हर कोई इनका फैन बन चुका है, क्योंकि इन्होंने न सिर्फ मारो गैलेमिट यूनिवर्स की शुरुआत की, बल्कि इसी हीरो के कारण ये सीरीज इतनी हिट हुई है। आज के टाइम पर वैसे तो इन्हें सभी जानते हैं, लेकिन आज भी कुछ लोगों को आयरन मैन स्टोरी की स्टार्टिंग का ओरिजिन नहीं पता है। इसलिए आज इस वीडियो में हम आयरन मैन 1 को समझने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी मूवी की तरफ। ये कहानी है टोनी स्टार्क नाम के एक बहुत ही होशियार और अमीर आदमी की। टोनी बचपन से ही बहुत जीनियस इंसान था। उसने काफी कम उम्र में ही टेक्नोलॉजी की फील्ड में महारत हासिल कर ली थी। टोनी के पिता का नाम था हॉटस्पॉट। ये एक साइंटिस्ट थे और अमेरिकन मिलिट्री के लिए हथियार बनाने का काम करते थे। जब टोनी 21 साल का था तब उसके माँ बाप एक एक्सीडेंट में मारे गए, जिसके बाद टोनी और उसके पिता के दोस्त ने मिलकर टोनी के पिता की कंपनी को संभाला। टोनी अपनी कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज का मालिक था और उसके पिता का दोस्त यानी ओबाडाया स्टेन उस कंपनी का मैनेजर है। टोनी ने अपने देश के लिए बेहतर से बेहतर हथियार बनाए और अपनी कंपनी को बुलंदी पर पहुंचा दिया, मगर टोनी काफी गैर जिम्मेदार इंसान था, जिसकी वजह से ओबाडाया स्टेन उससे बहुत चिढ़ता था। एक बार टोनी अफगानिस्तान जाता है, जहां पर वो मिलिट्री को अपने नए मिसाइल का डेमो देता है। वहां से लौटते वक्त उन पर आतंकवादी हमला हो जाता है। टोनी के सामने उसी की कंपनी का एक बॉम्ब आकर गिरता है, जिसके फटने से उसी बॉम्ब के कुछ पार्ट्स टोनी के सीने में घुस जाते हैं, जिससे टोनी काफी ज्यादा घायल हो जाता है। अब टोनी को हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब टोनी को होश आता है तब वह खुद को एक अजीब सी गुफा में पाता है और उसकी चेस्ट में एक मशीन लगी हुई होती है। उस गुफा में टोनी के साथ यिनसेन नाम का एक आदमी था, जो कि टोनी को बताता है कि उसने उसके सीने से बम के टुकड़े निकालने की कोशिश की, मगर वह सारे टुकड़े नहीं निकाल पाया, क्योंकि वह टुकड़े उसके दिल के काफी करीब है। इसलिए यिनसेन ने उसकी चेस्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दिया, ताकि वह बॉम्ब के टुकड़े उसके दिल की तरफ ना बढ़ पाए। वह इलेक्ट्रोमैग्नेट एक कार की बैटरी से चल रहा था। यिनसेन टोनी को बताता है कि वो दोनों आतंकवादियों की कैद में है और वो ऐसी जगह पर मौजूद है जहां पर उन्हें कोई नहीं ढूंढ सकता। अब वहां पर कुछ आतंकवादी आते हैं। उनमें से एक आतंकवादी टोनी को बोलते हैं कि अगर वो उन्हें अपना नया जेरिको मिसाइल बनाकर देगा तो वो उनको छोड़ देंगे, मगर वो नहीं जानता था कि वो उसे आखिर में मार ही डालेंगे। इसलिए वह मिसाइल बनाने के लिए हाँ कर देता है और मिसाइल बनाने के बहाने वहां से निकलने के जुगाड़ में लग जाता है। उन आतंकवादियों के पास स्टार्क इंडस्ट्रीज के सभी हथियार मौजूद थे, जो कि टोनी को बिना बताए उन्हें भेजे गए थे। टोनी ने उन हथियारों का इस्तेमाल करके एक आर्क रिएक्टर बनाया। आर्क रिएक्टर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला एक डिवाइस है, जिसका इन्वेंशन उनके पिता ने किया था। उसके पिता ने एक बड़ा आर्क रिएक्टर बनाया था, जिससे उनकी फैक्ट्री को पावर मिलता था। लेकिन टोनी ने उसी डिजाइन को काफी छोटे लेवल पर बनाया ताकि वह उसे अपनी चेस्ट में लगा सके और कार की बैटरी से छुटकारा पा सके। इस आर्क रिएक्टर में इतना पावर था कि वह कई सालों तक उसकी चेस्ट के लगे इलेक्ट्रोमैग्नेट को चला सकता था। लेकिन टोनी ने वो आर्क रिएक्टर केवल इलेक्ट्रोमैग्नेट को पावर देने के लिए नहीं बनाया था, बल्कि वो तो इसका इस्तेमाल किसी और काम के लिए करना चाहता था। यिनसेन के साथ मिलकर टोनी एक मैकेनिकल आर्मर तैयार करता है, जिसको वो अपने आर्क रिएक्टर से पावर देता है। इस आर्मर की हेल्प से टोनी वहां से निकलना चाहता था। जब वह सूट बन जाता है और टोनी उसे पहन रहा होता है, तब वहां के लोगों को शक हो जाता है और वो सब टोनी पर हमला कर देते हैं। मगर यिनसेन टोनी को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। टोनी अपनी सूट की मदद से कुछ आतंकवादियों को मार देता है और उनके कई सारे हथियार को तबाह करके वहां से निकल जाता है। फिर वो दूर एक रेगिस्तान में आकर गिरता है और उसका सूट टूटकर बिखर जाता है, जिसके बाद टोनी का दोस्त जेम्स रूट्स, जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर है, वो उसे वहां से उठाकर न्यूयॉर्क लाता है। अब टोनी न्यूयॉर्क से लौटकर ये अनाउंस करता है कि अब से स्टार्क इंडस्ट्री हथियार बनाना बंद कर देगी, क्योंकि इन हथियारों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। टोनी के इस फैसले से ओबाडाया स्टेन और कंपनी के बाकी लोग इससे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन टोनी अपने फैसले पर अटल रहता है और वह वेपन मैन्युफैक्चरिंग की बजाय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स और आर्क रिएक्टर पर ध्यान देना शुरू कर देता है। टोनी फिलहाल अपने छोटे आर्क रिएक्टर को सबसे छुपा के रखता है ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। फिर वह एक नया ज्यादा पावरफुल आर्क रिएक्टर बनाकर अपनी चेस्ट में लगाता है। इसके बाद टोनी कई महीनों तक अपने घर पर रहकर एक बहुत ज्यादा एडवांस आर्मर तैयार करता है, जिसको वह अपने नए आर्क रिएक्टर से पावर देता है। टोनी ने यह आर्मर अपनी प्रोटेक्शन और बुरे लोगों का सफाया करने के लिए बनाया था। कुछ टाइम बाद टोनी एक चैरिटी इवेंट में जाता है, जहां उसे एक रिपोर्टर से पता चलता है
कि अभी भी उसकी कंपनी के हथियार आतंकवादियों को सप्लाई किए जा रहे हैं, जिनसे वो एक गांव के लोगों पर बहुत जुल्म कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि टोनी अपने आरंबर को पहनकर अफगानिस्तान की उसी गांव में जाता है। वहां पर टोनी कई सारे आतंकवादियों को मारकर उनके सारे हथियार को नष्ट कर देता है और गांव के लोगों को बचा लेता है। दूसरी तरफ ओबाडाया स्टेन उन लोगों से मिलता है जिन्होंने टोनी को किडनैप करके रखा था। असल में ओबाडाया स्टेन ने ही आतंकवादियों से टोनी को मरवाने की कोशिश की थी, मगर इन लोगों ने ओबाडाया स्टेन को धोखा दे दिया। इसलिए अब वह इन सब आतंकवादियों को मार देता है और वो इन लोगों से टोनी का पुराना आर्मर और उसका डिजाइन ले लेता है। दूसरी तरफ टोनी अपनी असिस्टेंट को कंपनी का मेन कंप्यूटर चेक करने के लिए भेजता है ताकि उसे गैर कानूनी तरीके से बेचे गए हथियारों का पता चल सके। जब असिस्टेंट उस कंप्यूटर को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि ओबाडाया स्टेन चोरी छुपे गलत लोगों को हथियार बेच रहा है और उसने ही टोनी को मरवाने की कोशिश की थी ताकि वो कंपनी का मालिक बन सके। अब असिस्टेंट ये सारे सबूत जमा कर लेती है और वो शील्ड के एजेंट फिलकुलशन को ये इन्फॉर्मेशन देती है। दूसरी तरफ ओबाडाया स्टेन टोनी के पुराने सूट का यूज करके अपने लिए एक नया सूट बना लेता है, मगर वो इस सूट को पावर देने के लिए वैसा आर्क रिएक्टर नहीं बना पाता। इसीलिए वो टोनी के घर जाकर उसे कुछ देर के लिए बेहोश कर देता है और उसका आर्क रिएक्टर छीन लेता है और उसको अपने सूट में लगाकर उसे चालू कर देता है। फिर टोनी किसी तरह से अपने पुराने आर्क रिएक्टर तक पहुंचता है और उसे अपनी चेस्ट में लगा लेता है। ये पुराना आर्क रिएक्टर इतना पावरफुल नहीं था कि वो इस नए सूट को पावर दे सके। फिर भी टोनी अपना सूट पहनकर ओबाडाया को रोकने के लिए जाता है। उधर वो असिस्टेंट शील्ड के एजेंट के साथ ओबाडाया को गिरफ्तार करने के लिए जाती है, पर वो सूट पहनकर सब पर हमला कर देता है। तभी वहां पर टोनी पहुंचता है और वो ओबाडाया को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सूट में पुराना छोटा आर्क रिएक्टर लगा होने की वजह से वह ओबाडाया के सामने कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए टोनी उसे अपनी कंपनी की छत पर लेकर जाता है, जहां पर वो बड़ा आर्क रिएक्टर लगा हुआ था, और वो असिस्टेंट की हेल्प से उस बड़े आर्क रिएक्टर को ओवरलोड कर देता है, जिसकी वजह से ओबाडाया स्टेन मारा जाता है। अगले दिन स्टार्क इंडस्ट्री में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उस हादसे के बारे में जानने के लिए। शील्ड के लोग टोनी को मीडिया के सामने झूठ बोलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो सबके सामने कबूल कर लेता है कि वह खुद आयरन मैन है। मूवी के खत्म होने के बाद जो पोस्ट क्रेडिट सीन आता है, उसमें शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी टोनी से मिलने के लिए उसके पास आता है। वो टोनी से बोलता है कि वो दुनिया में केवल एक ही सुपर हीरो नहीं है, बल्कि उसके जैसे और भी सुपर हीरो हैं। निक फ्यूरी टोनी से इवेंजर्स इनिशिएटिव यानी कि एक टीम बनाने की बात करता है, और इसी के साथ में मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट मतलब कि आयरन मैन 2 की एक्सप्लेनेशन भी जल्द ही हम लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग देसी डब्ड।